दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है परमाणु और कौन। ये परमाणु की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है जोरासिक दिल्ली। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, परमाणु का फोल्डर है उसके अंदर। तो पढ़ते हैं इसको, परमाणु और कौन। इंसान में कभी कभी ऐसी अद्भुत क्षमता जन्म लेती है कि इंसान अपनी मौजूदा क्षमताओं के बारे में फिर से सोचने पर विवश हो जाता है। इंस्पेक्टर विनय, विदेशी वैज्ञानिकों का एक दल मयूर विहार फेज 3 के फ्लैट नंबर 207 में पहुंच रहा है। उनके सुरक्षा का कार्य तुम्हें दिया जा रहा है। मगर सर, हाँ मैं जानता हूं तुम पूछोगे कि फ्लैट नंबर 207 में कौन रहता है। वहां पर नैना नाम की एक 17 साल की युवती रहती है। उसकी आंखों में अद्भुत क्षमताओं का पता लगते ही वैज्ञानिक दल वहां पहुंच रहा है। ठीक है सर, मैं वहां पहुंचता हूँ। क्षमताएं अद्भुत थी। आपको अपनी क्षमता का पता कब चला? मेरा भाई सीढ़ियों से गिर गया था। जब उसका दर्द बढ़ता गया तो मैंने उसके उस हिस्से को अपनी नजरों से टटोलना शुरू किया। मुझे लगा मेरी आंखें उसकी त्वचा के नीचे मसल की परत के पार जाकर उसकी हड्डियों तक को देख पा रही है। मुझे उसकी पिंडली के पास हड्डी में क्रैक साफ दिखाई पड़ रहा था। मैंने डॉक्टर को फ्रैक्चर की सही स्थिति के बारे में बताया, मगर उन्होंने मेरी बात को हंसी में उड़ाकर जब एक्सरे किया तो फ्रैक्चर को वैन उसी जगह पर पाकर वो हैरान हो उठे, और साथ ही मैं भी। उसके बाद मैंने अपनी क्षमता का पता लगाना शुरू किया। यहाँ तक कि एक मैगजीन में एक हीरोइन के एक्सीडेंट के बाद उसकी तस्वीर देखकर ही मैंने यह अनुमान लगा लिया कि उसके कंधे पर फ्रैक्चर है, और बाद में पता करने पर उसको वहीं पर फ्रैक्चर पाया गया। अगर किसी का फ्रैक्चर ठीक भी हो चुका है तो मैं उस स्थान के बारे में भी बता सकती हूँ। वेरी स्ट्रेंज। हम में से किसी एक को फ्रैक्चर हुआ था, और वो आप हैं मिस्टर स्मिथ। आपको यहाँ इस रिस्ट पर फ्रैक्चर हुआ था, एग्जैक्ट यहीं पर हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि इंस्पेक्टर बिना ने सुबह नाश्ता किया है या नहीं? इनका पेट बिल्कुल खाली है सर। हाँ, मुझे यहाँ की सुरक्षा का दायित्व तो एकदम सुबह ही सौंप दिया गया था। गुड, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारी आंखें एक्सरे मशीन है मिस नैना। तुम चाहो तो बिना एक्सरे मशीन के ही लोगों के एक्सरे करने का धंधा शुरू कर सकती हो। मैं जानती हूँ ये मजाक है, मगर प्रोबोट जानता था कि यह घटना मजाक नहीं है। इंस्पेक्टर विनय, इट्स इमरजेंसी। पालम एयरपोर्ट पर एक घरेलू उड़ान संकट में है, और वहां पर पुलिस की नहीं, परमाणु की क्षमताओं की आवश्यकता है। तो परमाणु हाजिर है प्रोबोट, मगर संकट क्या है? क्या हाईजैकिंग या फिर से किसी डायनासोर प्राणी का हमला? दोस्तों यहाँ पे ये इसकी पहली पार्ट है जो जोरासिक दिल्ली, उसकी स्टोरी दे रखी है, तो ये आपने पढ़ ली होगी। तो यहाँ तक की स्टोरी थी जो जोरासिक दिल्ली की। अब पढ़ते हैं आगे। इस बार जो संकट था वो परमाणु की आंखों के सामने था। यह उतनी अद्भुत घटना है जितनी मैं नैना नाम की उस 17 साल की युवती की आंखों में देखकर आ रहा हूँ। बाहर कोई मकड़ी नजर तो नहीं आ रही। कमाल है, पूरे विमान को जाले से ढक दिया। किसने किया ये सब? विमान के पायलट से संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा। मकड़ी के जालों को काटकर अंदर जाए तो कैसे? विमान का दरवाजा तो अंदर से बंद है। परमाणु आ गया। जहां पर हर और भरम की स्थिति हो वहां पर ज्यादा सोचने की नहीं, क्विक एक्शन की जरूरत होती है। भले कीमती चीजों का थोड़ा नुकसान भी करना पड़े, जैसे विमान की एक खिड़की। परमाणु विमान की खिड़की तोड़कर अंदर चला गया है। अब रहस्य सुलझ जाएगा, और शायद विमान का दरवाजा भी जल्दी खुल जाएगा। भीतर आते पर फिलहाल तो परमाणु की आंखें खुली रह गई थी। चिटर चिटर। दूरट शैतान दूरट, कुचल डालो इनको, किल देम। हाँ, वरना ये हमें मार देंगी। इतनी विशालकाय मकड़ियां विमान में कहां से आ गई? अब हमें कौन बचाएगा? परमाणु और कौन? वो देख, परमाणु आ गया। परमाणु बचाओ हमें। फचौक। चिटर चिटर। ये इतनी ज्यादा कि परमाणु भी बचा पाएगा या नहीं? बचाने की कोशिश तो करेगा। यह स्थान चारों ओर से बंद है। यहाँ पर अगर मैं परमाणु रेंज का प्रयोग करूंगा तो उसके विकिरण व तेज ऊष्मा का प्रभाव यात्रियों पर पड़ेगा। उनकी खाल झुलस सकती है। स्थिति गंभीर है। सबसे पहले तो मुझे इसका निकास द्वार खोल देना चाहिए,
ताकि यात्री किसी प्रकार यहाँ से बाहर जा सके। परमाणु ने दरवाजा खोल दिया है, किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना होगा। बचने की केवल यही एक से एक सूरत है। निकलो पार, बाहर पुलिस तुम्हारी इन मकड़ियों से रक्षा के लिए मौजूद है। जालों को जलाकर ही अंदर जाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। ओ नो, अंदर मत जाना। हम इन मकड़ियों को गोली से उड़ा सकते हैं, पर यात्रियों को बचाकर। जिंग जिंग, जला दो इनको। परमाणु कॉकपिट के निकट था, अंदर पायलट भी सुरक्षित नहीं होगा। सब कुछ है सुरक्षित था, शायद खुद परमाणु भी। कौन हो तुम? यह इस धरती का प्राणी नहीं हो सकता। इसकी छाती पर मकड़ी का चित्र अंकित है। विमान में फैली मकड़ियों से इसका संबंध होना चाहिए। नरक का प्राणी धरती पर। इसने कॉकपिट में मौजूद पायलटों को खत्म कर डाला है। अब ये शायद मुझे समझने की कोशिश कर रहा है, और मैं इसे। दिल्ली में डायनासोर प्राणियों के हमले के बाद एक और विचित्र प्राणी का हमला। यह मकड़ा शक्तियों से लैस लगता है। ओफो, इसकी छाती पर अंकित मकड़ी का चित्र एकाएक सक्रिय हो गया है। या तो यह कोई डिवाइस यानी यंत्र है, या फिर इसकी छाती पर पल रही कोई घातक मकड़ी, जिसने मुझ पर स्पाइडर वेब के रेशों से प्रहार किया है। यह राक्षस कौन है? उसने परमाणु को जालों में फंसा लिया है। मकड़ियां इसी ने छोड़ी होगी। भून डालो इसको। वो हम पर मकड़ियों का प्रहार कर रहा है। ओह, भीतर जो भी है वो बेहद खतरनाक है। उससे हमें कौन बचाएगा? ओह, परमाणु और कौन? अरे पागल, परमाणु अंदर है तो फिर क्या डर है? हम तो यही सोचकर अंदर जा रहे थे। परमाणु खुद मुश्किल में था। गजब, सारी मकड़ियां इसके शरीर में समा रही है, और मैं इसके वेब की तारों में उलझ कर रह गया हूं। अपना हमला करने के बाद ये एक बार फिर मेरी प्रतिक्रिया जानने के लिए रुका हुआ है। मेरे खिलाफ इसका अगला कदम क्या होगा? जो भी होगा खतरनाक होगा। खतरनाक ही था, मुझे मालूम था। यह बहुत जल्दी कुछ ऐसा ही करेगा। मुझे मकड़ी के जाल में उलझाने के बाद इसने मुझ पर मकड़ियां फेंक दी है। ये मकड़ियां मेरे शरीर की दावत उड़ाने को तैयार है, पर इसने शारीरिक रूप से अभी तक मुझे टच नहीं किया है। ये है क्या भला? ओह, मकड़ियां मेरा मांस नोचने लगी है। यह काफी खतरनाक व मांसखोर है। ये मुझे पूरा चट कर जाएंगी। लघु आकार लेकर मैं इन हिंसक रक्त पिपासु मकड़ियों के दंश से तो बच सकता हूँ, मगर ये मकड़ियां मुझे इतने पर भी बख्शेंगी नहीं। यह मुझे सूंघकर मेरे लघु आकार को भी जकड़कर चूस डालेंगी। फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर यहाँ से मैं ट्रांसमिट होकर निकल सकता हूँ। मगर ये क्या, मेरा पूरा शरीर ट्रांसमिट नहीं हुआ। ट्रांसमिट होते होते समय स्थानांतरण के लिए मेरा शरीर अणुओं में टूट जाता है। मेरे शरीर के बहुत सारे अणु वहीं वेब के चिपचिपे रेशों में चिपके रह गए हैं। मेरा उतना शरीर अनियंत्रित ट्रांसमिट हो गया है जितना मकड़ी के जाले से चिपका हुआ है। मुझे वापस वेब में ट्रांसमिट होना होगा, वरना मकड़ियां वेब में फंसे मेरे शेष शरीर को चूस जाएंगी। अब ये फिर से मुझ पर अटैक कर रही है। और हाँ, अब यहाँ मैं अपनी परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर सकता हूँ, क्योंकि सभी जीवित बचे यात्री अब बाहर जा चुके हैं और किसी के झुलसने या विकिरण का खतरा नहीं है। मेरे शरीर पर एस्बेस्टस की परत मुझे अपने विकिरण और तीव्र उष्मा से बचाती है। इसलिए मैं यहाँ पर इन परमाणु छल्लों की इतनी गर्मी पैदा कर दूंगा कि ये मकड़ियां जलकर भस्म होने लगेंगी, और साथ में वो जाला भी जिसमें मैं फंसा हूँ। इसने मेरे दमखम को परख लिया होगा। अब जरा मैं भी इसके दमखम को परख लूं। धौड़ चिटर। मेरा गुस्सा खाकर इसे ऐसा लगा जैसे तेज आंधी में टूटा कोई आवारा पत्ता इसे आ लगा हो। मेरा शरीर खुद इसके आगे एक सूखे पत्ते सा लग रहा है। अपने प्रहार का वजन बढ़ाना होगा। उसे कम से कम तने जितना मजबूत तो करना ही होगा। दौड़ स्क्रिच। मेरी ठोकरों का भी इस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, पर यह खपा होकर फिर से मुझे जालों में फंसाने की चेष्टा कर रहा है। कर बेटे, कर कोशिश। तेरी हर कोशिश का जवाब दूंगा। परमाणु छल्लों का तुझ पर असर जरूर होगा,
ये जिस्म को झुलसाने की शक्ति रखते हैं। पता नहीं किस मिट्टी का बना इसका शरीर। परमाणु छल्लों की उष्मा उसकी सारी कोशिका को भस्म तो कर रही है, मगर साथ ही साथ कई कोशिकाएं तुरंत बढ़ती जा रही हैं। मुझे लगता है इसको मारे बिना काम नहीं चलेगा, और ये काम मुझे यहीं पर करना होगा, क्योंकि ये शैतान बाहर निकला तो न जाने कितनी मकड़ियां छोड़कर कैसी आफत खड़ी कर दे। दौड़ दौड़। मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि इसकी ताकत मकड़ियां और जाले हैं। मुझे लगता है कि इसके शरीर से निकली मकड़ियां इंसानों को खाकर जब वो वापस इसके शरीर में जाती हैं तो इसे ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसे खत्म करने के लिए इसी मकड़ियों व जालों के स्रोत को नष्ट करके इसको शक्तिहीन करना होगा। मैं एटॉमिक रेडिएशन से ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं रेडिएशन को इसके शरीर के दूसरे हिस्से पर फोकस कर रहा हूँ, इसका पहला नष्ट हुआ हिस्सा पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में लौट आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे रेडिएशन रेज उसी खास हिस्से पर फेंकनी होगी जहां से इसके पूरे शरीर को ऊर्जा मिल रही है, मगर वो हिस्सा इसके शरीर में कहाँ है? फिलहाल मुझे एक बात का तुरंत पता लगाना होगा, और उसके लिए मुझे एक नुकीली चीज चाहिए। हाँ, ये रही। ये नेल फाइलर मेरी मदद करेगा। अब मुझे सीधे प्रोबोट के पास पहुंचना होगा। प्रोबोट, उस शैतान पर नजर रखना, वो आपकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी। परमाणु नेल फाइलर पर तुम उस शैतान का जो नमूना लाए हो, उसकी माइक्रोस्कोपिक जांच के बाद मुझे यह पता लग रहा है कि वास्तव में उस प्राणी के जिस्म में रक्त है ही नहीं। उसके शरीर में एक विशेष प्रकार का चिपचिपा फ्लूइड बह रहा है। कहीं ये वही फ्लूइड तो नहीं जिससे वो जालों का निर्माण करता है? हो सकता है। उसके इसी फ्लूइड में मुझे अजीब किस्म की लाखों करोड़ों जीवित कोशिकाएं बहती हुई दिखाई पड़ रही है। समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। मैं समझ गया, ये वो हजारों करोड़ों मकड़ियां हैं जो इसके शरीर में वास करती हैं और जिन्हें वो अपने शत्रुओं पर छोड़ता है। उसके शरीर से बाहर आने पर वे कोशिकाएं विशालकाय मकड़ियों में बदल जाती हैं। मुझे इस फ्लूइड के फ्लो को रोकना होगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके शरीर के भीतरी अंगों की पूर्ण जानकारी मुझे हो। भीतरी जानकारी के लिए मुझे तुरंत एक एक्सरे मशीन की जरूरत है। प्रोबोट, एक्सरे मशीन वो कहाँ से लाओगे? और लाओगे तो एक्सरे फिल्म पर उसका एक्सरे उतारते उतारते कहीं वो तुम्हारी तस्वीर ही न उतार दें, दीवार पर टांगकर माला चढ़ाने के लिए। उधर मयूर विहार की तरफ कहाँ जा रहे हो? मेरी मंजिल उधर ही है प्रोबोट, और वो है ये लड़की नैना। वाह परमाणु, मैं आपकी लड़की को किडनैप नहीं कर रहा हूँ। मानवता की रक्षा के लिए मुझे इसकी क्षमताओं की आवश्यकता है। इसकी सुरक्षा की पूर्णतः जिम्मेदारी मुझ पर है। वाह, मैंने कभी सोचा भी न था कि मैं एक दिन ऐसे उड़ूंगी, और मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व होगी। शायद कुदरत ने तुम्हारी क्षमताओं को मेरी मदद के लिए विकसित किया। मैं केवल 3 मिनट के लिए यहाँ से गायब रहा। परमाणु, वो शैतान लॉबी से निकलकर एयरपोर्ट लॉबी में चला गया था। मैं भगदड़ देखकर समझ सकता हूँ, मगर अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नैना, मैं तुम्हें इसी शैतान के शरीर का एक्सरे करने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। इसकी मौत अब तुम्हारी क्षमताओं पर निर्भर है। तुम्हें अपनी एक्सरे दृष्टि से यह पता लगाना कि इसके शरीर में दिल कहाँ पर है। मैं ऐसा कर सकती हूँ। परमाणु, इसका दिल से दाहिने कंधे के एकदम नीचे है, मगर तुम किस प्रकार पहचानी हो कि वो दिल ही है? किसी भी जीवित प्राणी के भीतरी अंगों में धड़कन के कारण हिलता डुलता अंग केवल हार्ट ही होता है। बस, मुझे अपना टारगेट मिल गया। यह तड़प रहा है, इसके शरीर का ऊर्जा से संपर्क टूट रहा है। ओ नो, अपनी सारी ऊर्जा अपनी छाती पर उपस्थित उस मकड़ी को देखकर वो बन गया एक शक्तिशाली मकड़ा। वास्तव में ये एक मकड़ा ही है। ये मकड़ा आया कहाँ से? अब परमाणु इसको कैसे खत्म करेगा? ये इस धरती का प्राणी तो नहीं ही लगता। क्रोधित मकड़ा उछलकर
परमाणु को दबोचना चाहता है, मगर परमाणु इसके हाथ नहीं आ रहा, ये वो उसे छका रहा है। परमाणु उस पेट्रोल टैंकर की छत पर जा पहुंचा है। पीछे पीछे मकड़ा भी उसे पकड़ने के लिए उधर ही जा रहा है। परमाणु पेट्रोल टैंकर की छत से उड़ गया है। वो हमें फायर करने को कह रहा है। फायर फायर, जिंग जिंग जिंग। यह मौका हमें नहीं चूकना है। इतना सारा पेट्रोल, इतनी ढेर सारी आग, इतना भीषण धमाका, ये सब चीजें मिलाकर मुझे निश्चिंत कर रही हैं कि शैतान भाग गया है। परमाणु, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। संभव तो ये तुम्हारे बिना नहीं था नैना। तुम्हारे एक्स-रे विजन ने मुझे बताया मकड़े की मौत का हाले दिल, जिससे उसकी शक्ति दुर्बल हुई तो बौखलाकर वो अपनी पूरी शक्ति समेटकर बन गया मकड़ा और मारा गया। मगर मुझे उन यात्रियों की मौत का अफसोस हो रहेगा जो मकड़ा की हैवानी मकड़ियों का शिकार होकर मारे गए। अब तुम उस शख्स की मौत की प्रतीक्षा करो जो दिल्ली में हो रही इन हिंसक घटनाओं का जिम्मेदार है, क्योंकि ये सब घटनाएं कोई चमत्कारिक घटनाएं नहीं है या खुद नहीं हो रही है। इनके पीछे किसी की शैतानी सोच है, कोई शैतानी उद्देश्य है। देर सवेरे वो उद्देश्य है और वो अपराधी मेरे सामने जरूर। तुम्हारी दिलचस्पी मुझे तस्वीरें उतारने में उतनी नहीं लग रही जितनी दूसरे फोटोग्राफर और टीवी रिपोर्टर्स की लग रही है। मेरा शक सही निकला। धौड़। ओह, तुमसे सवाल जवाब यहाँ सबके सामने नहीं करूंगा। ओह, हमारी मुलाकात के लिए यह ऊंची इमारत एकदम ठीक जगह है, मगर मेरी कौन सुनेगा? परमाणु, और कौन सुनूंगा, मगर अपने गुस्सों की आवाजें। धौड़। ओह, सुनूंगा तुम्हारी चीखों की आवाजें। तुम्हारी गलतफहमी मुझे पीटने की वजह नहीं हो सकती परमाणु। कोई गलतफहमी नहीं है इतिहास। धौड़। उफ, दिल्ली में पहली बार डायनासोर के दिखाई पड़ने और उनके हमलों के बाद ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि यह तुम्हारी शरारत है। इस दुनिया में वो इकलौते इंसान तुम ही हो जो किसी भी ऐतिहासिक महत्व के प्राणी या स्थान को इस आधुनिक दुनिया के लोगों के समक्ष रूबरू कर सकते हो। हाँ, लेकिन उफ, मैं जानता हूं तुम्हारा मकसद सिर्फ परमाणु को परेशान करना है, लेकिन मेरे साथ साथ पूरी दिल्ली भी तुम्हारी हिंसक हरकतों से परेशान हुई है। जो गई है उन कई जानों के जिम्मेदार व हत्यारे तुम हो। नहीं हूं, सिर्फ तुम नहीं हो। तुम सुनना क्यों नहीं चाहते? हफ, क्योंकि जो हुआ है उनको देख चुका हूं, और जो इस समय हो रहा है उसे नजरअंदाज कर रहे हो। हाँ, जो इस वक्त इतिहास के साथ हो रहा है उसे तुम बेशक नजरअंदाज कर रहे हो। क्या तुम कभी कल्पना कर सकते हो कि तुम कुत्ते की तरह इतिहास को पीटते रहे और इतिहास पालतू कुत्ते की तरह तुमसे चुपचाप पिटता रहे? ऐसा कभी नहीं हो सकता परमाणु। यदि इतिहास चाहे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं चाहूँ तो इसी समय इस शॉपिंग मॉल के इस फ्लोर पर एक डायनासोर पैदा करके अभी तुम्हारे छक्के छुड़ा दूं, या तुमसे टकराने के लिए मिस्र की किसी प्राचीन मम्मी को उसकी संपूर्ण जादुई क्षमताओं के साथ लाकर यहाँ खड़ा कर दूं। मगर यदि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो उसके पीछे जो कारण है उसे तुम समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हो। क्या चाहते हो? पिछले दिनों और अब दिल्ली की सड़कों पर मौत का जैसा तमाशा हुआ, मैं जानता था कि देर से जब इन घटनाओं का एक कारण तलाश किया जाएगा तो एक नाम तुम्हारे दिमाग में जरूर गूंजेगा, यानी मेरा नाम, यानी इतिहास। जबकि इन घटनाओं से मेरा लेस मात्र भी हाथ नहीं रहा। मैं तो एयरपोर्ट वाली घटना में उस मकड़े को देखने वाले और उसकी प्रवृत्ति जानने पहुंचा था कि वो क्या है, कहां से आया हो सकता है, और तुम इन सब घटनाओं में क्या सोच रहे हो। और इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए टीवी पत्रकार बनकर पहुंचना ही सबसे कारगर तरीका था। यकीन मानो परमाणु, इन सब घटनाओं का रहस्य मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं इस रहस्य को जानने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस घटना में तेरा हाथ भले ही ना हो इतिहास, मगर मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तू कानून का भगोड़ा मुजरिम है। तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो क्या मैं तेरी शिकायत से छूटूंगा नहीं परमाणु? हा हा हा।
दौड़ दौड़ दौड़, ओह उफ ओह। कब से परमाणु को पीटने की इच्छा थी, आज पूरी हुई। हाँ, भले ही अभी एक ठोकर मारी है, और जैसे एक मारी है और मारते हैं। ये उड़ना जानता है इसलिए तो बच जाता है। देखना, अभी भी उड़कर भागेगा। ये तो जंगालिंग कर रहा है, बेचारा घबरा गया होगा कि 5-5 से कैसे लड़ेगा। परमाणु, दम है तो उड़ मत जाइयो। दौड़ दौड़ दौड़ाक दौड़। परमाणु उड़ेगा नहीं, दौड़ दौड़ दौड़, उड़ाएगा। और तो इनका सरदार कहाँ चला इतिहास। स्केटबोर्ड पर ही पड़ा था इतिहास का पांव। ओह, स्केटबोर्ड की स्पीड और भी बढ़ गई थी। इसमें तो ब्रेक भी नहीं है, इसको कैसे रोकूं। अगर तू इसको नहीं रोकेगा तो ऐसा नहीं है कि ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा इतिहास, और इसे मैं रोकूंगा। ओ नो, मैं कहाँ जाकर रुकूंगा। ये तो ईश्वर ही जानता था। आया भी तोड़कर, जा भी रहा है तोड़कर। जब रुकूंगा तब भी कुछ टूटेगा, मेरी हड्डियां। यदि मैंने उसे नहीं रोका तो इतिहास अब वाकई इतिहास बन जाएगा। परमाणु इतिहास को गिराने से बचाने के लिए अपनी ओर से बड़ी तेजी के साथ नीचे को उड़ा था, मगर कोई परमाणु से टकराया। उफ, ये क्या हुआ। कोई मुझसे टकराया, कोई मुझसे टकराया है, या मैं किसी के रास्ते में आ गया। पर वो टकराने से पहले मुझे दिखा क्यों नहीं। क्या कोई तूफान गुजरा मुझे टकरा कर। उसकी भीषण टक्कर ने मेरी उड़ान को अनियंत्रित कर दिया है। उफ, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। दौड़ाओ, जूम। परमाणु का शरीर जोरदार धमाके के साथ उस दीवार से टकराया। यह टक्कर भीषण है। उफ। परमाणु का मस्तिष्क कुछ पलों के लिए अंधेरे में खो गया था। ये कौन है। परमाणु और कौन। ये अपना परमाणु ही है। ओफ। हाँ, वंडरमैन परमाणु। परमाणु, क्या हुआ तुम्हें। परमाणु, पर ये कुछ बोल नहीं रहा, ये बेहोश है। एक एनिमेशन फिल्म में एक बार मैंने देखा था कि सुपर हीरो ने जो उड़ान यंत्र पहने होते हैं उनमें विलेन खराबी उत्पन्न कर देता है, और सुपर हीरो अपनी उड़ान को संभाल नहीं पाता और ऐसे जाकर गिरता है। तब हमारे जैसे ही 2 इंटेलिजेंट बच्चे उसके यंत्र को ठीक करके उसकी मदद करते हैं। परमाणु हमारा सुपर हीरो है, ये भी उड़ता है। लगता है इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। फिर तो विलेन इसके पीछे लगा होगा। फिर तो इसके भी उड़ान यंत्रों में खराबी हुई होगी। उड़ान यंत्र यहाँ पाओ के पास कहीं पर होंगे। क्या हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। कोशिश करके देखने में क्या अर्ज है। हमने अपनी रिमोट वाली टॉय कार भी तो ठीक की थी। ओ यस, ये देखो, ये है परमाणु को आकाश में उड़ाने वाले रॉकेट यंत्र। वाओ, हम इन्हें ठीक करके परमाणु का सरप्राइज देंगे। मगर पहले परमाणु को इसके जूते वापस पहना दो। कहीं परमाणु को होश आ गया तो वो भी अपने शूज उतरे देखकर गुस्सा न करे। चलो, अब इससे पहले कि परमाणु को होश आ जाए या तो विलेन ही यहाँ आ पहुंचे, हम उसके रॉकेट यंत्रों की खराबी दूर कर दें। हाँ चलो जल्दी। ओह, ओ नो, उससे गैस चीज से टकराकर मैं दीवार तोड़ता हुआ यहाँ आ गिरा। मगर शायद फ्लैट में इस वक्त कोई नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उड़ान भरने के लिए परमाणु ने ली एक ऊंची जंप, मगर वो चीज थी क्या जिससे मैं टकराया। इतिहास भी अब तक भाग चुका होगा। और ये क्या, मैं उड़ा क्यों नहीं। मेरे रॉकेट सक्रिय नहीं हुए। मैं परगटे पंछी के समान नीचे ठोस धरातल की तरफ गिर रहा हूँ। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मुझे बड़ी तेज से अपनी ओर खींच रही है, मगर रॉकेट सक्रिय क्यों नहीं हुए। रोबोट की जगह परमाणु के कानों से टकराई। परमाणु, ये क्या पागलपन है। अपने आप को संभालो, तुम मौत की तरफ बढ़ रहे हो। मैं कुछ नहीं कर सकता रोबोट, क्योंकि दीवार से टक्कर के कारण मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो गया है। मैं खुद को ट्रांसमिट भी नहीं कर पा रहा हूँ। दिल्ली को कई मुसीबतों से बचाने वाले परमाणु को अब कौन बचाएगा। क्या थी वो गतिमान वस्तु जिसे टकराकर परमाणु अपने होश खो बैठा था। दिल्ली में घट रही रहस्यमय घटनाओं का क्या रहस्य था। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका आखिरी पार्ट है भीम परमाणु। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, परमाणु के फोल्डर के अंदर। तो मिलते हैं कल
इसके तीसरे पार्ट में।